अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जब हम हमारी कल बात हो रही थी डॉक्टर नवीद सैयद से, स्पेशल थैंक्स टू हिम, उन्हीं की वजह तो उन्हीं से हुआ जो अपना मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा आपका इंट्रो भेजा। तो अभी तो इतना टाइम नहीं, हम पूरा पढ़े, मे बी जस्ट स्टार्ट विथ यू कि आप अपना इंट्रो खुद ही दे दें ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। जी मैं एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का डॉक्टर हूँ। एनेस्थीसिया से तो आप सब लोग प्रोसेस होता है जिसमें ऑपरेशन थिएटर के और सर्जरी के पेशेंट्स का ख्याल रखा जाता है। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि वो मरीजों को सुलाते हैं, सुलाया जाता है। तुमको आप जो लोरी सुनाते हैं कि लोग ऑपरेशन के दौरान अनकॉन्शियस हों या एटलीस्ट उनको तकलीफ का एहसास ना हो, लेकिन सिर्फ सुलाया नहीं जाता, उनका ख्याल रखा जाता है। ये ऐसे ही है कि जैसे सर्जन ऑपरेट कर रहा है तो वो जो मरीज का बाकी सब कुछ ख्याल है वो एनेस्थीसिया वाला रख रहा है, तो उसी की एक्सटेंशन होती है जिसको आप इंटेंसिव केयर कहते हैं, क्रिटिकल केयर। सो मेरा शोबा अब प्राइमरी मेरा फोकस ज़्यादा क्रिटिकल केयर पे है। पाकिस्तान के अंदर मैं प्रैक्टिस करता हूँ लाहौर के शहर में। माशाअल्लाह। 1982 में मैंने ग्रेजुएट किया था वहाँ। एक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। और उसके बाद फिर जल्दी ही एनेस्थीसिया ज्वाइन कर लिया, वर्कड इन वेरियस कैपेसिटीज, इनिशियली विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो कि वहाँ पे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, बट उसके बाद 2000 में मैंने रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट को। सो जॉइंड अ प्रैक्टिस ग्रुप, we formed which became a large practice group जो कि बहुत सारे जो शहर के बड़े हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे वो कंप्लीट एक सर्विसेज एनेस्थीसिया इंटेंसिव केयर की प्रोवाइड करता है। तो उसी के अंदर वो लाइक 180 डॉक्टर्स टुगेदर वर्किंग। इसी दौरान वो एक था थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कीड़ा टीचिंग एंड ट्रेनिंग का। तो उसी सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं मेडिसिन के, उनका सबसे बड़ा जो एक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है उसको कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान कहा जाता है, जैसे यहाँ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस कनाडा है। तो मैं उसके साथ एसोसिएटेड हूँ। पहले एनेस्थीसिया का सुपरवाइजर और ट्रेनर था, फिर उसके बाद 2009 में उन्होंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के अंदर क्रिटिकल केयर की इंटेंसिव केयर की ट्रेनिंग का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। तो उन्होंने हमें असाइन किया कि फैकल्टी बना के कि आप बनाएं। तो वो प्रोग्राम एक शुरू किया गया जो अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पे लाइक वी हैव समथिंग लाइक मोर देन 45 सर्टिफाइड क्लिनिशियंस, 100 से ज़्यादा लोग अब ट्रेनिंग के अंदर हैं। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका बहुत सारे सेंटर्स। सो आई एम पार्ट ऑफ दैट फैकल्टी माशाल्लाह। इसी दौरान जी 2019 में पहले और उसके बाद उसी के एक्सटेंशन में 20 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो वहाँ का हमारा मेडिकल एजुकेशन का पूरा सिस्टम है उसका रेगुलेटर हुआ करती थी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जी। तो उन्होंने लॉ चेंज करके उसको रीवैम्प किया, वहाँ एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनाया जिसके जिम्मे लगा गया कि आप पाकिस्तान प्रेसिडेंट बने थे जी। तो मुझे उन्होंने एक अपॉइंट किया एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो 2 साल के करीब हमने काम किया जी। ट्राई टू ओवरहॉल द एंटायर वो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम और लाइसेंसिंग सिस्टम। और तो से ये छोटे छोटे काम हैं जो छोटे माशाल्लाह। सो आपको आपके व्हाट आई रेड अबाउट यू, आपका इंट्रोडक्शन, आप माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। सो आपके लिए आपको सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग और चैलेंजिंग कौन सा पार्ट लगा आपकी फील्ड में? जी सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग तो टीचिंग होता है। टीचिंग अगर कोई आपको कहे कि आप मेरे डॉक्टर थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, फील्स गुड। बट जब कोई आपको कहता है कि आपने मुझे सिखाया और आप मेरे टीचर थे, that means that academic was और उससे भी बढ़ के जब आप हेल्थ केयर सिस्टम्स डेवलप करने की कर रहे होते हैं तो और भी ज्यादा मीनिंगफुल होता है। बट वो चैलेंज होता है ऑब्वियसली, बिकॉज देन यू आर ट्राइंग टू चेंज थिंग्स, और चेंज डिसरप्शन हमेशा मुश्किल होती है, रेजिस्टेंस होती है, तो वहाँ नाराजगियाँ भी ऑफ कोर्स होता है। जी जी। तो जब ये आपको इमरान खान साहब ने आपको अपॉइंट किया
تو آف کورس ہم یہاں رہتے تو ہمیں تو یہاں کا ہیلتھ سسٹم جو ہیلتھ کیئر سسٹم بڑا اچھا لگتا ہے, ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. جب بھی آپ نے ٹیک اوور کیا پاکستان میں, وہ آپ کو کیا چیلنجز آئے؟ بیکاز وی ہیئر سو مینی اسٹوریز, لیکن فرام یور ماؤتھ آئی تھنک ول بی. دیکھیں, اس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں اگر آپ ہیلتھ کیئر کے دیکھیں. ایک ہوتا ہے ہیلتھ کیئر ڈیلیوری, the way it is actually, healthcare is actually delivered when you move to a hospital یا clinic. then دوسرا ہوتا ہے ہیلتھ کیئر ایجوکیشن ہے, اینڈ دوسرا اس کے اندر ایک ہوتا ہے پروسیس آف لائسنسنگ آف دا ڈاکٹرز. کچھ یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ پاکستان کے اندر لا کے اندر جو ہیلتھ کیئر ڈیلیوری ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ہیلتھ کیئر لائسنسنگ ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اوکے. اینڈ ہیلتھ کیئر ایجوکیشن بھی اسی طرح فیڈرل سبجیکٹ ہے. سو جو بھی کوئی میڈیکل کالج کھلتا ہے اس کو لائسنس جو ملتا ہے وہ فیڈرل لیول پہ. اسی طرح جب کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کو لائسنس جو ملتا ہے وہ فیڈرل لائسنس ہوتا ہے, وہ کسی بھی پروونس میں جا کے پریکٹس کر سکتا ہے. جبکہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری جو ہے وہ پروونشل پروجیکٹ. ٹھیک ہے. سو بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں فرق, وہ بیسیکلی ہیلتھ کیئر ڈیلیوری کے لیول پہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہیلتھ کیئر ڈیلیوری میں پرابلم پاکستان کے اندر دو سیکٹرز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر ہے. آف کورس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فلنتھراپی ہے, جو بہت بڑے بڑے کچھ اسٹیبلشمنٹس ہیں, کچھ ایسے ہیں جو بہت میننگ فل. شوکت خانم کا نام آپ نے سنا ہوگا, انڈس ہیلتھ کیئر نیٹ ورک ایک ہے. اب میں آج کل اس کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. لاہور کے اندر ایک نیا ہاسپٹل بنا رہے ہیں جس کی میں پارٹ اس کا ہوں. تو وہ ایک تو پرائیویٹ سیکٹر ہے, ایک پبلک سیکٹر ہے. پبلک سیکٹر آف کورس جیسے ہمارے بہت سارے پبلک سیکٹرز کا ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈلیور نہیں کر رہا, لیکن وہ اوور ویلمڈ ہے, اتنی بڑی پاپولیشن ہے. سو کسی بھی آپ پبلک سیکٹر کے ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ وہاں پہ مریضوں کا رش, اوور کراؤڈیڈ, ہائی آکیوپینسیز, وہ سب چیزیں چیلنج ہوتی ہیں. تو وہ چیلنجز کی وجہ سے ہم وہاں پہ جنرلی آپ کو ایک وہ جو اسٹرکچر آپ کو نظر آتا ہے, ٹریٹمنٹ اسٹرکچرڈ پاتھ ویز ہوتے ہیں نظر آتے ہیں. دوسرا جو پاکستان کے اندر جو چیز ہم نے اوور دا ایئرز لوز کی یا ڈیولپ نہیں کی, وہ آپ کا جیسے پرائمری ہیلتھ کیئر کا اسٹرکچر ہے کہ آپ تو اپنے جی پی کے پاس جاتے ہیں, آپ کا جی پی ہی آپ کو آگے ریفر کرتا ہے ہاسپٹل, unless there is an emergency کہ جس کیس میں آپ you walk into the emergency was, اس کے لیے بھی آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب آپ جا سے کوالیفائی کرتے ہیں. وہاں پہ یہ سب اسٹرکچر نہیں ہے. سو اب مریض بیمار ہوا ہے تو اس نے اپنے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے پاس جانا ہے. سو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر بھی اویلیبل ہے, پبلک سیکٹر بھی اویلیبل ہے, اور یو جسٹ واک ان ٹو ہاسپٹل. وہی ہاسپٹل آپ کا پرائمری کیئر کا بھی سینٹر ہے اور وہی آپ کا ٹرشری کیئر بھی ہے. تو وہ اس وجہ سے بعض اوقات آپ کو جو ایک وہ کیوس نظر آتا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اس میں ایک بہت بڑی جو خامی پرائیویٹ سیکٹر میں ہے کہ ان لائک یہاں پہ یا جیسے یو ایس میں بھی پرائیویٹ ہے سب ہیلتھ کیئر, بٹ وہاں انشورنس سسٹم ہے. وہ جو پیشنٹ جاتا ہے ہاسپٹل میں اس کو اس وقت سروسز کے لیے پے نہیں کرنا, انشورنس کمپنی ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہے. ہمارا پے فار سروس ماڈل ہے. پے فار سروس ماڈل میں نیچرلی ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی اپنی کماتے ہیں, بیکاز people are not prepared when they get into that position where they need to pay. اور سو ایک تو فائنینشلی اگر کسی گھر کا کوئی مریض بیمار ہو جاتا ہے تو سڈنلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ان کی فائنینشیل پوزیشن پہ اتنا بھی ہوتا ہے کہ اینڈ prolonged illness or a serious illness can actually bring people down the social ladder. ایک مریض لے کے جا سکتا ہے. سو یہ تو وہ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری والا کانسیپٹ پراپر ہے, اور اس کے اپنے ریگولیٹرز ہیں, وہ ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں. جو فیڈرل ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جی میڈیکل کالجز کیسے بنیں گے, ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا, اور وہ جو ڈاکٹر بنے گا اس کو لائسنس جو دینا ہے تو اس کے لیے اس کی ریکوزٹس کیا ہوں گی, پرٹیکولرلی اسپیشلسٹ کس کو کہیں گے, اسپیشلسٹ کی کیا باؤنڈریز ہوں گی, اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے ہوگی. اس میں پھر وہاں کی جو اسپیشلسٹ کوالیفیکیشنس ہیں ان کو اوور سائٹ وہ کرنی, اور پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کہ باہر سے جو لوگ
पास करके आते हैं या चाहे अब ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में कि उनको इवेल्युएट किया जाए. अब नेचुरली अगर कोई कनाडा से या यूएस से डिग्री लेके जाता है तो उसके लिए आपके लिए मुश्किल नहीं है. आपको मालूम है कि यहाँ के रेगुलेटर ने अगर उसको लाइसेंस दिया है तो उन्होंने सारा अपना काम वो सेटिस्फाई हो गए. जी हाँ जी हाँ. तो अब बहुत सारे मुल्क अब दुनिया में ऐसे भी हो चुके हैं जिन्होंने इस एजुकेशन को और ट्रेनिंग को भी एक इंडस्ट्री बना ली है. सो आपके लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके पैसे दे के डिग्रीज ले आते हैं या जिस तरह भी प्रोसेस से गुजर के डिग्री ले आते हैं. सो उसकी असेसमेंट और उसको फिल्टर आउट करना, उनको कैटेगराइज करना कि किस लेवल पे. सो ये सब का सब काम वो PMDC या PMC का होता है. सो लाइसेंसिंग रेगुलेटर के तौर पर काम. सो वहाँ पे आपके पास ये वो एक बड़ा चैलेंज है. ऑफ कोर्स बड़ा चैलेंज दो वजह से है. एक तो इसलिए कि जब आप कॉलेजेस की स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो बहुत सारे, जब आप प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन चली जाती है तो नेचुरली फिर बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉफिट भी हो जाता है जी. सो वहाँ पे फिल्टर आउट करना कि कौन से कॉलेजेस या उनके किस तरह स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाएं, उसमें आप बहुत सारे लोगों को नाराज करना पड़ता है. तो जैसे कि अब हम यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल के फंड रेजिंग के लिए डिफरेंट चैप्टर्स हैं नॉर्थ अमेरिका में. हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हम लोग उसमें डोनेट कर सकें हम करते हैं. तो इस इंडस हॉस्पिटल ने वहाँ पे होने की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि लॉन्ग टर्म इलनेसेस एंड सीरियस इलनेसेस में कितना पैसा खर्च होता है जो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता. तो इंडस हॉस्पिटल्स के होने की वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं. देखिए, इंडस हॉस्पिटल में माय रीजन फॉर एट this point in my career going to Indus and saying what can I do for you, और उन्होंने कहा जी आप आए आके हमें ज्वाइन करें. ठीक है. was that Indus is the only hospital network in the country where every patient gets quality health care at zero cost. There is no money traded between the patient, their families and the hospitals at any level. I mean, Shaukat Khanum is great, they do a great job, but वो filter करते हैं. Obviously कुछ patients को private दे देते हैं. सही बात. वो उनकी अपनी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की वजह से. और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, बहुत कम कॉस्ट पे या लो कॉस्ट पे भी दे रहे हैं, जीरो कॉस्ट पे भी देते हैं. बट उनमें से कोई भी जो वो जीरो कॉस्ट पे दे रहे हैं, इंडस वाले सिस्टम्स के लेवल की क्वालिटी ऑफ केयर नहीं देता. और उसकी एक सिंपल सी वजह है. अच्छा. कि जो फाउंडर्स थे, जब उन्होंने पहला हॉस्पिटल बनाया जो कराची में बनाया, तो उन्होंने कहा कि जी ये हॉस्पिटल जो होगा ये एक पेपरलेस हॉस्पिटल होगा. ठीक है. जब आप एक पेपरलेस हॉस्पिटल बनाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने तमाम सिस्टम्स को कंप्यूटर बेस्ड किया. जी. आप जानते हैं कि जब आपने कंप्यूटर बेस्ड करना है तो आपको तमाम के तमाम वो एल्गोरिथम सिस्टम्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे. जी. और आप बाउंड होंगे कि आपका तो सिंपल है कि जी आप ये करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा. विच मीन्स कि अब आपने एक अपने सिस्टम्स लिख दिए पहले दिन से. ठीक है. सो जब एक बार उन्होंने सिस्टम लिख दी और हॉस्पिटल चला दिया तो उनके लिए वो सिस्टम्स रेप्लिकेट करना आसान हो गया. ठीक है. और इस तरह उन्होंने बहुत सारे नेटवर्क्स बना लिए. पंजाब के अंदर जब वो पहली बार आए तो पंजाब में वो ऑब्वियसली एक्सपैंड करने का उन्होंने सोचा. यहाँ पे पंजाब में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि जी हम डोनेट करेंगे, आप करें. वो पंजाब गवर्नमेंट को उन्होंने एक्सेस किया. I am not a part of the story, but this is my knowledge about it. तो पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पे कहा कि अच्छा ऐसे है कि आप बनाना चाहते हैं, पहले ऐसे करें कि हमें टर्की ने बना के दिया है एक हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में, साउथ ऑफ पंजाब, आप जरा उसको चला के दे दें. उन्होंने हमें डोनेट किया है, बना के दिया है, आप जरा उसको चला के दिखा दें. ठीक है. सो इंडस टुक ओवर दैट हॉस्पिटल और इस वक्त वो 650 बेड का हॉस्पिटल एक है कि जो कि बहुत बड़ा चल रहा है प्रोजेक्ट. वहाँ से फिर एक पंजाब गवर्नमेंट और उनके दरमियान में एक कोलैबोरेशन हुई कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स उन्होंने लाहौर के आसपास, जैसे कुछ हॉस्पिटल्स थे जो उनके वो एक काइंड ऑफ कम्युनिटी लेवल हॉस्पिटल्स थे, उनको उन्होंने इंडस के हवाले किया. वो हेल्थ केयर नेटवर्क बना.
सो एट सम पॉइंट फिर उन्होंने कहा कि जी अब हम, कुछ डोनर्स ने कहा और उन्होंने कहा जी अब हम आपको ज़मीन देते हैं, अब आप यहाँ एक बड़ा मेजर हॉस्पिटल बनाएं. तो वो मेजर हॉस्पिटल जो था वो अब उनका वहाँ लाहौर में जुबली टाउन में बन रहा है. जिसकी फर्स्ट फेज बनी थी, अब सेकंड फेज बाय दिस दिसंबर इंशाल्लाह वो ऑपरेशनल हो चुकी होगी. तो वो दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, दैट इट डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग टू द पेशेंट्स. लेकिन इंडस हो या पब्लिक सेक्टर हो या शौकत खानम हो या जितने भी बड़े हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर हो, पॉपुलेशन जब 245 मिलियन की पॉपुलेशन पे बात करते हैं तो और डिजीज बर्डन भी हमारे ज़्यादा है जी. और तो अभी रिसेंटली जो आया कि जी हमारा 40% इंक्रीज हुई है पिछले आई थिंक 10 साल में हार्ट रेट कार्डियक डिजीज के इंसिडेंस में 40%. जी हाँ, डायबिटीज़ की जो प्रेवलेंस है वो बहुत बढ़ गई है. सो जब डायबिटीज बढ़ेगी तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी. लेकिन क्यों ऐसा बढ़ गया? What do you think? What are we doing for that then? What is, why it is happening? और हम क्या कर रहे हैं? लाइफस्टाइल, डाइट्स. तो हम जो खाने में वो नहीं कर, परहेज नहीं करें 10 मिनट से डाइट. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शोर मचता है जब चीनी महंगी होती है. सही बात है. सो एक तो ये है कि और फिर देखें जहाँ पॉवर्टी होती है या जहाँ पे वो, तो वहाँ पे शुगर या शुगर कंटेनिंग जो आपके डाइट्स होती हैं वो एक इंस्टेंट सोर्स आपको एनर्जी की मिल जाती है. ठीक है आपको. सो वो जो बैलेंस डाइट और वो सब कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक लग्जरी होती है. उनके लिए कहीं आसान है कि वो कहीं से एक नान लेके खा लें या उसके साथ कुछ मीठी चाय पी लें तो उनको एनर्जी भी आ जाती है, काम भी कर सकते हैं. सो एक तो बहुत बड़ी वजह. दूसरा, अब जो पहले फिजिकल एक्टिविटी का भी कम से कम होती जा रही है, ज़्यादा लोग अर्बन माइग्रेशन हुई है, उसके साथ उसके अपने स्ट्रेसेस हैं. सो वो सब चीज़ें मिलके वो एक बहुत बड़ा बर्डन बनता है. अच्छा, जब पाकिस्तान में बात करते हैं किसी स्टूडेंट से, मेडिकल स्टूडेंट्स हो या अपना कोई भी फील्ड में हो, आप भी हम यहाँ पर आपने लोगों से स्टूडेंट से बात की, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि हम पीछे हैं, वो पीछे हैं, या तो वी जस्ट लाइक लैक ऑफ सिस्टम के, अपना सिस्टम है, हमें यहाँ एडवांटेज है, या तो वहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज है? क्या आपको फील होता है? नहीं, ऑब्वियसली एक जो बच्चा यहाँ बचपन से पढ़ा है, जिस सिस्टम में वो पढ़ा है, दे आर मोर लाइकली टू बिकम मोर प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. इसमें कोई शक नहीं. और अगर वो मेजॉरिटी तो स्किल्स में चले जाएंगे और उनके ऊपर वो प्रेशर भी नहीं है कि उन्होंने डॉक्टर ही बनना है, तो बिल्कुल उनकी जगह होगी. वो एक प्लम्बर बन के भी सोसाइटी में अपनी जगह बना सकता है. वो एक प्रेशर्स हैं कि आपने ये 4-5 स्किल्स करनी है अगर आपको अपना सोशल स्टेटस बनाना है, तो वो यहाँ नहीं है. सो इसका मतलब है कि अब वो जो उन प्रोफेशंस में जाएगा वो तो ऑब्वियसली. दूसरा, अब आप जो यहाँ एजुकेशन सिस्टम है उसमें फोकस है क्यूरियोसिटी पे. एक तो ऑब्वियसली शुरू में फोकस होता है सोशल इंटरेक्शंस पे जी, कि लोगों को सोसाइटी कैसे फॉर्म करनी है, सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है वहाँ. और उसके बाद जब वो एक्चुअल सीरियस, और शुरू से ही उनकी क्यूरियोसिटी के सवाल कैसे करने हैं, उसके जवाब कैसे ढूंढने हैं, वो उसके ऊपर हाउ डज नेचर वर्क और वो सब चीज़ें होती हैं. जो फिर बच्चे आगे जाते हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, या उन साइंसेस के ऊपर भी द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, बिकॉज वो एक्चुअल एक्सपीरियंशियल अप्लाइड लर्निंग कर रहे होते हैं. हमारा जो करिकुलम है अभी से भी, उसमें 2 बहुत बड़े फ्लॉज हैं. एक तो ये है कि आप स्कूल में पहले दिन से बच्चे को एक इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग वी टीच देम टू कम्पीट. और जब आप पहले दिन से कम्पीट करते हैं तो जिस चीज़ के ऊपर उनको रिवॉर्ड किया जा रहा होता है वो उनकी देयर एबिलिटी टू मेमोराइज एंड रिकॉल. कौन सा बच्चा पहले ABC लिख लेता है, कौन सा बच्चे को टेबल ज़्यादा याद है, कौन सा बच्चा रट्टा हम कर देते हैं, वो कर लेता है जी. और वो प्रोसेस चलता रहता है आपके इवन पोस्ट ग्रेजुएट तक. तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक आउटपुट जिसको हम कहते हैं वो होती है कि जी आपने मार्क्स कितने लिए.
या क्या आपने ये इम्तहान पास कर लिया, कितनी जल्दी पास कर लिया, कौन सी पोजीशन सिक्योर कर ली जी. तो वो सारे का सारा फोकस जो है वो जब उस एक एग्ज़ाम पे होगा तो आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस होंगे, प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं होंगे. सो प्रोसेस जो है जिसके अंदर के आप लोगों की क्यूरियोसिटी को स्पार्क करते हैं, उनसे उस वजह से आपके पास वो टॉप के वो स्टूडेंट्स जो कि पोटेंशियली जिनमें होता है पोटेंशियल के वो जाके आगे लीडरशिप रोल्स में जा सकें, वो तो शुरू से ही कहीं दब चुके होते हैं जी. या वो रीडायरेक्ट हो चुके होते हैं. और फिर आपका जो बेस्ट टैलेंट है वो तो इस वक्त स्टार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग, आपके पिछले कुछ दिन पहले आपके एक पॉलिटिशियन ही हैं हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान की तमाम एरियाज ऑफ लाइफ की जो लीडरशिप है, पॉलिटिक्स की, बिजनेस की, ब्यूरोक्रेसी की, हर तरफ की जो लीडरशिप है वो कोई 5, 6, 7 स्कूल से जा रही है. That's right. So, बाकी जब स्कूल सिस्टम्स हैं उन बच्चों के पास तो कोई चांस ही नहीं है. तो वो बन ही उसके लिए रहे हैं. सो एक सिस्टम को में ये छोटी छोटी चीजें थी जो एड अप होते होते आप यहाँ पे पहुंचे. तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके चैलेंजेस हैं कि किस तरह से चेंज लाना चाहिए, कैसे चेंज लाना चाहिए कि ये सारा सिस्टम, बिकॉज सी आपको भी पता है एज अ डॉक्टर एंड बाय द वे मैं और मेरे हस्बैंड भी दोनों डॉक्टर हैं. तो 3 to 5 years जैसे कि 2 to 5 years का जो बच्चे की होती है नशोनुमा, और जो उस टाइम पे जो उसकी डेवलपमेंट होती है ब्रेन की वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि आप सबको मालूम है. तो व्हाट आर वी डूइंग फॉर दैट? हम लोग, आप माशाल्लाह से एकेडमिक्स ये और सब चीज़ें, तो हम क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं कि हमारे इसमें कुछ, आई नो इट्स सो चैलेंजिंग लाइक एंड पीपल डोंट लाइक चेंज, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? देखिए पहली चीज जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए जी कि maybe if we start the process today, yeah, we'll may see the results in 50 years. True. At least. Yeah. That's At least right. if we start the start process today, today. yeah. तो इसलिए अगर हम वो बट जी चाहता है कि मेरी आंखों के सामने आ जाए. Yeah. So but that's not good. No, that's not going to happen. So we have to start small, even in our own environments. अगर कोई एक तो वो था जैसे आपने बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश के एकदम को बड़ी सी चेंज आए और बड़ा सा सब कुछ चेंज हो जाए. सही है. अगर वो नहीं भी आ रहा तो हम तमाम लोग अपनी अपनी छोटी छोटी पॉकेट्स में कुछ हम कुछ ना कुछ करना शुरू करते हैं. लाइक हम अगर ये सोच लें कि आप लोग जैसे यहाँ पे हैं तो इंस्टेड ऑफ लाइक सेइंग कि सारा पाकिस्तान से तब्दील हो जाए, मे बी आप वहाँ पे एक ओनरशिप ले लेते हैं एक वहाँ के किसी स्कूल की, अंडर प्रिविलेज स्कूल की, और आप बजाय इसके कि आप उन्हें कहें कि जी इन बच्चों को हम एक बिल्डिंग खड़ी करके देंगे, आप कहते हैं कि जी अच्छा हम somehow we'll find a way to train the teachers. सही. अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर आपको चेंज लेनी है तो आपको सबसे पहले टीचर को ट्रेन करके एम्पावर करना होगा. ट्रू. Shift the focus away from buildings and anything. आप उस टीचर को आप एक कहो ऐसा बनाओ कि वो they feel good about joining that profession. A lot of people like Ali sitting here say कि जी यार चलो ठीक है मैं बहुत अच्छा हूँ पर चल के मैं बच्चे पढ़ाता हूँ. Bright kids really decide to teach के पाकिस्तान के अंदर कुछ actually 2-4 इनिशिएटिव्स हुए हैं. आई वाज लुकिंग एट फ्यू, जैसे एक तो लोग हैं कि जिन्होंने हार्वर्ड से किया जी, MI और इस किस्म के इंस्टीट्यूशन से किया और वापस जाए और वहाँ जाकर उन्होंने स्कूल खोले. सही बात है. दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु विल प्रॉब्ली ब्रीड दैट क्रॉप. और जैसे शायद हमारे 15, 16, 17 सेंचुरी यूरोप में हुआ था कि आपको फिर एक क्रिटिकल मास क्रिएट करना है कि वो एक क्रिटिकल नंबर आ जाए कि जिसके बाद फिर चेंज एस्टेब्लिश हो जाए.
सो वो क्रिटिकल नंबर करने के लिए आपको हमें स्टार्ट तो टीचर्स से करना है एंड फोकस ऑन टीचर्स, फोकस ऑन पीपल, गेटिंग द बेस्ट एंड देन रिवॉर्डिंग देम. यस, अगर आप उस्ताद की तनख्वाह 10,000 रुपये महीना करेंगे in which they cannot even buy 2 square meals, तो फिर तो आप you don't have any hope. We have to reward them well. That I think should be the first step to start really enriching and empowering teachers, ताकि आपको अच्छे लोग वहाँ पे टॉप के लोग. You are listening to Salaam Namaste Calgary on Radio Sursangam 94.7 FM. तो हमारे साथ डॉक्टर मिस्टर जो है अरशद तकी साहब हैं. Of course me and सलमा जी are here too. तो लेते हैं छोटा सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारी बात जो है कंटिन्यू रहेगी. तो मिलते हैं एक छोटे सी ब्रेक के बाद. पूरा साल हो गया गाना सुनती नूं, बस गीत सुन के कैलगरी च घर लैण दी फीलिंग आई लई जाओ. एक गल होर, वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है. बस उन्हां दे आउण तो पहला मैनू घर चाहीदा है, बाद विच उन्हां दे घर बारे भी सोचना कुछ. ओ भागवाने, हुण गीत दी फीलिंगां नूं सच करन दा टाइम आ गया. मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ढिल्लों होरां नाल, जिन्हां दी सलाह नाल हुण घर एक नहीं 2 लवांगे. 2 घर? आहो, पहला अपने ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਲਈ. ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ. ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ. ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 403 616 2445 403 616 2445. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਾਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, RESP ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ. ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403 404 3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. नमस्ते भैन जी, बड़ी देर बाद फोन कीता, किथे रहिंदे हो? रहना किथे है भैन जी, इसे वीकेंड ते तुहाडे घर आवांगे, पर कुछ वधिया जिहा खवायो. जदों दे आया तरस गए आ इंडिया दे स्वाद नूं. ले ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ. ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਮਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਬਫੇ ਐਂਡ ਚਾਟ ਹਾਊਸ. ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੰਬਰ 1, ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਦ. ਬਸ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ. ਸਨੈਕਸ ਚ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਟ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ, ਵੈਜ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਛੋਲੇ, ਨੂਡਲਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਕੜਾਈ ਚਿਕਨ, ਗੋਟ ਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ. ਆਊਟਡੋਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਫੂਡ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 4035905434. ਯੂਨਿਟ 45075 ਫਾਲਕਨ ਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ. ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਾਇਰਸ ਪਵਾਏ ਨੇ. ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਹਿਊਜ ਰੇਂਜ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਅਰਥ ਮੂਵਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਟਾਇਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ, ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ 24/7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਕਾਲ 8009770010 800-977-0010. ਬਿਗ ਰਿਗ ਟਾਇਰਸ. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ. ਮੈਟਰੈਸ, ਸੋਫਾ ਸੈਟ, ਅਪਲਾਇੰਸਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਦੀਆਂ ਜਾਨਦਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੀਲਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਸਨਰਿਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੁੱਜੋ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੀਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਤਾ ਹੈ 3451 ਸਨਰਿਜ ਵੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ. ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4037266200 4037266200.
ਵੇ ਜਿੰਦਰਾ ਮਹਿਲ, ਆ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੀ ਨਨਾਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਐ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। JFS ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स। कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3690 ਵੈਸਟਵਿੰਡ ਡਰਾਈਵ, ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 7171 80 ਐਵੀਨਿਊ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 6520 ਫਾਲਕਨਰਿਜ ਬੁਲੇਵਰਡ, ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 606 ਸਿਟੀਸਕੇਪ ਸਕੁਅਰ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 4038352222। जी हाँ, वेलकम बैक टू सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुरसंगम 94.7 FM। तो हमारे एक और स्पॉन्सर है रियल्टर आसिम नवीद। इनका कहना है कि इफ यू आर बाइंग और सेलिंग, कॉल रियल्टर आसिम नवीद 403-404-2746 403-404-2746। और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, सलमा जी मौजूद है और ऑफकोर्स हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अरशद तकी साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, अभी जो है आई थिंक आई वुड टेक यू बैक 5-10 ईयर्स ना, यहाँ पर बहुत सी जो है आजकल अर्ली चाइल्डहुड में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है इन कनाडा। और हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर जो है हिज करीम खान, वो भी अपना अर्ली जो है अपना जो चाइल्डहुड का बहुत कर रहे हैं ओके थ्रू AKDN के थ्रू जो आखंड डेवलपमेंट नेटवर्क है। तो पाकिस्तान में वो लेवल पर क्या हो रहा है? सिस्टमेटिकली नेशनल लेवल पर तो नहीं हो रहा, बट स्टिल देयर आर इनिशिएटिव्स, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। इफ यू go back and look at Imran Khan's first speech, and it's not like a political statement or in favor of anyone, but just a manifestation of a sensitization to the issue कि उनकी पहली स्पीच के अंदर he talked about growth retardation and nutrition और वो सब चीज़ों की उन्होंने बात की थी, और उसके ऊपर sensitization है, प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे कि वो न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस किस्म के एक तो चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आ रही है कि देयर इज़ दैट lots of people who want their children to be educated, which is good thing. There are lots of people who actually would sacrifice everything just to get their children educated. अब वो ये है कि वो quality of education किस तरह से improve हो, that's an altogether that's another question कि आप उस पे किस तरह से इन्वेस्ट करें, किस तरह से आप देखें कि बाकी दुनिया किस तरह आगे जा रही है और उसके हिसाब से आप अपने मॉडल चेंज करें। इसी तरह इम्यूनाइजेशन के ऊपर बहुत सारा काम हुआ और इम्यूनाइजेशन में बहुत कुछ अचीव भी किया गया। डिजीज प्रिवेंशन के ऊपर अभी हो रहा है, सेंसिटिविटी है, बट प्रॉब्लम वही आती है unless and that's something that an issue which people have talked about but nobody has really tried to tackle it head on, that is your population growth. True. So आप जितना मर्जी कर लें, जब तक आपके पास वो नंबर्स आपके कंट्रोल से बाहर होंगे तो उस वक्त तक आप वहाँ उसको वो क्वालिटी नहीं दे सकते। बट यस देयर इज Aga Khan Foundation, I must say, even in Pakistan is doing great work on that. वो हर लेवल पे कर रहे हैं और हर जगह पे कर रहे हैं। So there are other organizations as well, but Aga Khan Foundation, I must say, is doing great work because वो systematically बिल्कुल। So अभी अब जरा थोड़ा सा कोविड के बारे में बात करते हैं। तो अभी we all went through the devastating effects of COVID. The whole world was under it. तो पाकिस्तान में कोविड सारी बातें हुआ, तो what are the challenges, what are we doing, and are we prepared for another pandemic, because it's going to come, we all know that. So what are we doing for that? Interestingly, I would say that's one area where Pakistan
did pretty well. Yeah? Oh, nice to know that. What they realized was that, look here, we've got more than 220 million hands, mouths to feed, and you cannot shut it down. The government simply does not have the resources to shut them down and feed them. Right. So they had to have a balance between closure and maintaining enough economic activity. So they started, and that was the first time they developed a registry. They used technology to map the disease. Oh, wow. And based on that mapping, they then selectively kind of manage their closures and manage their COVID bans and everything. And must say, and if the world actually acknowledged that we did pretty well. Okay. Also considering that our healthcare system is not as advanced. Right. We managed to at least provide care to people who. And there is an interesting thing is that the response, and it was an intelligent response, because particularly in the cities, a lot of patients then stayed home, and they were managed in the homes, even to the extent of providing like oxygen therapy and even sometimes BiPAP, non-invasive ventilation, by the teams that had sprung up. Wow. The private sector moved in, even the public sector did a reasonably good job of it. So looking at, I think there is something about our people that when it comes to a challenge, they somehow find the ways that innovative spirit comes in. But they didn't do bad, because the most interesting aspect of it is that when Pakistan's economy was the first one to recover from COVID, and the year immediately after COVID in 2021, we had the best growth rate in the region. And at that time, when the others were struggling, Pakistan at that point had recovered. And then we just faltered, like so many other times in history. But at that point, because we had not gone for that kind of closure, so once again, the immunization drive, and please understand that we are talking about a society in which people are fast, kind of widespread, but they managed a reasonable degree of vaccination, and so the spread was kind of confined. Good. So it means that if we could do that, then inshallah, if there is in the things can be managed, but COVID was managed well. Good. And I have to kind of pay a tribute to that team which was looking after that. That was headed by Dr. Faisal Sultan, who was then the Special Assistant to Prime Minister, and I know him personally. Great man. Great. But they developed, between him and the others who were looking after the disaster management agency, they did a lot of work on that. So you know, ये जो COVID है, okay, जो हुआ, but I don't know if you don't have to answer if you don't want to. तो ये क्यों हुआ? Why it spread it out? We heard from China. I don't know, but is it true, or there is something else behind it? See, the one thing that one victim of all this always is the truth. Right. Somehow we'll never find the truth. Somehow we won't, right? Somehow, it could have been a leak. It could have been natural. I'm not informed enough to make a comment on that. Right. But this was always on the making. Always, that's true. Because these epidemics are bound to occur. The viruses are smart. Very smart. They have to. And they've been there for billions of years, and we have barely been on this planet for maybe 100,000 or a few 100,000 years. So they'll always come back. The pandemics will come back. But at some point, we thought the mankind is going to come to. True. The humans did make a comeback, and amazing. 3 years down the line, and suddenly we are back to normal. Yes. So, which means we are
kind of a resilient species. Resilient but, species, yeah. but see how, but we are going to have more challenges. Yeah, we will definitely. We will get more challenges. So tell us something about now anesthesia. I know it's all the tests are done on animals and all that, but now this drug which is causing a little problems in elderly and children is ketamine drug, which is used for anesthesia, but it is causing this cognitive functions co-factory. It's called memory co-factory. So what do you have to say about it? Oh, ketamine. Yeah, ketamine. That's the least understood and a beautiful drug. I yeah, would say. And it's used in psychiatric patients. Now right? it's being used. Yeah. So when ketamine was initially introduced, it has got two properties. Through a special mechanism which is different from a lot of others. So it acts on specific areas of the brain. So because of that, it causes what we find as a dissociative kind of anesthesia. Okay. Which means there is that dissociation between the higher functions and the different pathways are. When it was introduced, and particularly, it has got a property which is interesting, because most when we use anesthetics, when we talk of anesthetics tend to depress your respiratory center. Right. And they also kind of depress the tone of the muscles in a way that you are likely to get airway obstruction. Like when you sleep, you snore. That's like kind of the tone of your upper airway muscles kind of decreases, and that leads to obstruction. So anesthesia, most of the anesthetics do that. Ketamine is It's okay. It's okay. one drug that does not cause respiratory depression signal, okay. and it does not cause this loss of airway, which makes it a unique drug. But it also, particularly in third world rural resource setting, made it a drug which was then used by untrained people to, and given in the anesthetic doses, high doses, it causes all that effects that you talked about, kind of people having vivid bad dreams and all that. In smaller doses, it is a very, very potent painkiller. Okay. So its role in controlled circumstances as a painkiller has always been there, and that is now becoming even more important, particularly when we don't want to use opioids. Opioid epidemic is another issue that you must have heard about. Huge, now we know that ketamine has got other effects. So it's like any other drug, any other substance. Used smartly, used properly, in proper hands, it is a great tool. Abused, it can have a potential. It can have, even amongst healthcare workers, there are reports of ketamine addiction. So it has got an addictive potential for addiction as well. So now you're here. Now you see the system over here, our health system and all that. This is, I think, will be our last question. And do you feel, wish you could do something, what you see over here, how the health system is, and when you go back and you say, I wish we could do something like Canada is doing so well in the health system, and then, so any comment on that? If I was to bring one change in the healthcare system in the country, I would want to go back to primary healthcare, wherein every patient goes straight to their family doctor. That filter and that relationship between a doctor and a patient, which we've lost that because people go straight to specialists. So that system has to be brought back. We need to make the job of family practitioner more prestigious, glamorous. Actually, when we were working in Pakistan Medical Commission, we kind of were working, and hopefully that will continue, making family medicine
one of those like sought after specialties, wherein people are attracted towards it. I'd say these are the pillars of, like the primary school teacher is a pillar of your education system. Similarly, a family practitioner is a pillar of your. The second thing is to glamorize the profession of nursing. They are the ones who actually deliver care. They are the ones. That's happening. I mean, Pakistan, the status of the social state of nurses has actually significantly great. We would want to see that improving even further, and more girls actually opting them. For that, you need to provide them that secure environment wherein they feel secure and good about their jobs. True. So these are two things. Of course, there are others, but these are more important things. Fundamental. हमें डॉक्टर नवीद देख रहे हैं टोरंटो से right now. He is in transit right now. Thank you so much, Dr. Saab, for watching. चलो आपको हमने बना दिया उसका health का, which is really good. लेकिन sometimes we make you prime minister too as well. Please don't. So no, we will. We want people like you in our system. अगर you become a prime minister, the way is happening right now, no one is liking it. It's so. وہ اپنا دل ٹوٹنے والی بات ہے جو ہم چھوڑ گئے تھے پاکستان. آپ کیسا ہے؟ یو آر دیئر, یو آر ان دا مڈل آف ایوری تھنگ. اف یو بیکم پرائم منسٹر, لیٹس سے واٹ فیو تھنگ, ناٹ 1 2 3 فیو تھنگس آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ضروری ہے ٹو موو فارورڈ, تاکہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. دیکھیں, اگر مجھے کوئی بھی کہے کیا, the first thing I want to do is to tell people, look here, there's not much I can do for you. میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جی, so I'm not going to promise you anything. آپ نے ہی جو کرنا ہے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, it makes sense. Because یہ جو ایک ہم نے ہمارے سوسائٹی کے اندر ایک ہو گیا ہے کہ آپ اٹھ کے لوگوں کو, اور لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ان کو پرومس کریں, آپ ان کو کہیں میں آپ کے لیے یہ بھی کر دوں گا, میں آپ کے لیے یہ بھی کر دوں گا. کوئی ایک شخص کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. اور ہر ایک شخص نے کرنا ہے. To make a change. It's extremely important that the people are made to realize that they have to do it. And I can tell you, sir, ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں میں پوٹینشیل بھی نہیں ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے. We are very very innovative people. No doubt. Pakistanis are very very innovative. ان کو ساری عمر جگاڑ لگانے کی عادت ہوتی ہے. They are like people who will always come up with very very smart solutions. It's just a matter of telling them that look here, آپ اس انوویشن کو آپ نرچر کریں. اس کے اندر اسٹیٹ ہیز آلویز کم ان ایز اے وہ ایک حکمران. It shouldn't happen like that. We need, I think at this point we need less of the state, not more of the state. Very well so said. True. Yes, so yes, true. yes. بہت اچھی بات کہی آپ نے. ڈاکٹر صاحب کیسا لگا آپ کو, مزہ آیا؟ آپ کچھ آخری کوئی ایسا میسج, کوئی چیز آپ بولنا چاہیں گے, کہنا چاہیں گے؟ Calgary is a beautiful city. I would just want to keep on taking walks on your trails. Especially radio hosts are amazing. Yeah, radio hosts are amazing. Thank you so much. It was such a innovative talk we had with you, and we tried to touch in few different aspects of health system, and we really enjoyed it. I hope ہمارے سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے بھی enjoy کیا ہوگا. And of course you can go to YouTube and get the link and watch it. Everything will be on YouTube. Will be there. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. I hope you have a whatever stay is left here, آپ کی بہت اچھے ٹریلس پہ آپ جائیں اور انجوائے کریں, بیکاز دس از یور ہالیڈے ٹائم, اینڈ ریوائیو ہو کر یہاں سے جائیں. سو انشاءاللہ when you come back we have to do it again. جب بھی آپ 6 مہینے میں ہو کہ 1 سال 2 سال ہم سے ضرور کانٹیکٹ کریے گا. اچھا آپ پڑھ توڑ رہے ہیں کہیں جانے کے؟ اچھا نہیں, تھینک یو ہمارے سب لوگوں کو. اچھا, آپ کا لانگ ویکینڈ کو ایک بہت میں مزیدار چیز بتا دوں کہ ہم گئے تھے کل بٹ کڑائی میں. بٹ کڑائی, ارے
It's amazing food, amazing food. So Hamza the wahan pe aur bahut acha khana khaya humne aur bahut enjoy kiya. To abhi in log ne khola hai, to please aap unko support kariye aur jaake wahan ka khana khaiye. And uske bada acha hall hai, bada acha ambience hai. Yeah, so it was really good. I wanted to share with everyone. जब हम आए थे 30 साल हो गए इनको, खैर मुझसे ज़्यादा टाइम हो गया. We have only one, maybe none रेस्टोरेंट. अभी तो माशाल्लाह पाकिस्तान, अभी तो माशाल्लाह बहुत खाना बहुत अच्छा मिलने लगा. So you have a reason to stay here now. Interesting है, जब मैं and he knows it, क्या हम कहते हैं, वो मुझे कहते हैं यार मैंने पाकिस्तानी में पाकिस्तान जाके खा लूँगा. यहाँ का कुछ और खिलाएं आप. Let's have fish. Yes. Different चीजें. But yes, हमने I think यहाँ पे अच्छा लगता है जब आपको अच्छा पाकिस्तानी राइट बिल्कुल सही बात है यार. चलो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत मजा आया आपसे बात करके. तो अब हमें इजाजत दीजिए इंशाल्लाह. विल सी यू टुमारो. कल हमारे होंगे साईं ज़हूर. आई थिंक यू विल सी मी आल्सो टुमारो. नॉर्मली आई कम ऑन ट्यूसडेज बट कल मैं आ रही हूँ. तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी. और अब हमें इजाजत दीजिए. हैव अ वेरी गुड इवनिंग और अपना ख्याल रखिए. एंजॉय द मोस्ट ऑफ दिस समर विच वी हैव 3-4 महीने के लिए होता है, बट एंजॉय योरसेल्फ. तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी. चलो, we'll see you guys tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.